बच्चों, पिछले 2 वीडियो से हम लोगों ने आपका जो विषय प्रारंभ किया है वो है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी विविध वाद्यों का क्रमागत विकास। तो इसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में पखावज, दूसरे में वीणा का उल्लेख किया था। आज जिस वाद्य की हम चर्चा कर रहे हैं वो है सितार। जैसा कि आप जानते हैं कि सितार उत्तर भारत का सर्वाधिक प्रचलित तंत्रवाद्य है। विकास की हम देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात आज सितार जो है एक परिपक्व तंत्रवाद्य के रूप में प्रतिष्ठित है। और इस साज की ये विशेषता है कि यह राग के विविध रूपों जैसे आलाप, जोड़, गद, झाला, इन सभी की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः समर्थ है। और इसी कारण, इन विशिष्टताओं के कारण ही सितार जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान रखता है। सितार ने अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंचने से पहले अनेक परिस्थितियां से गुजरा है। अब जहाँ तक कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में हम देखते हैं कि अनेक भ्रांतिपूर्ण धारणाएं जो हैं संगीतज्ञों, संगीत प्रियों के बीच आज भी विद्यमान हैं। इसमें जो पहला मत मानता है, उनके अनुसार सितार का जो आविष्कारक हैं उनको वो अमीर खुसरो को मानते हैं। उनके मतानुसार अमीर खुसरो ने अपने पर्शियन बाद ऊद के आधार पर इसका निर्माण किया। तो दूसरा मत ये कहता है कि प्राचीन भारत में जो त्रितंत्री वीणा थी, अर्थात 3 तारों वाली वीणा, उसी का परिवर्तित रूप और उसी का परिवर्धित रूप जो है सितार है। सितार जैसे कि पर्शियन शब्द है सहतार, यानी 3 तारों वाला वाद्य, उसी से 3 तंत्रियों वाला वाद्य, तो वो उसका ही जो है ये रूप है। एक मत जो है वो ये कहता है कि भारत की जो प्राचीन सप्ततंत्री वीणा थी उसी का रूप बिगड़ के सतार, सतार और फिर सितार हो गया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हमें इसमें मिलती हैं। अब जहाँ तक सितार के आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो जी के नाम का प्रश्न है, तो ये कुछ तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि ये तो निसंदेह सत्य है कि अमीर खुसरो साहब एक कुशल संगीतज्ञ थे और ईरानी संगीत में उनका अच्छा खासा दखल था, उसके वो अच्छे ज्ञाता थे। और उन्होंने भारतीय संगीत के उद्धव जो विद्वान थे गोपाल नायक के साथ से ईरानी संगीत के सहयोग से उन्होंने एक नई पद्धति भी संगीत में ईजाद की थी। परंतु जहाँ तक कि सितार और इनके आविष्कारक के रूप में इस बात का कहीं भी हमें उल्लेख प्राप्त नहीं होता है और इसका कहीं भी इतिहास भी इसका कहीं साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। और अमीर खुसरो के बाद की जो ऐतिहासिक पुस्तक है आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने लिखा, उसमें भी अन्य वाद्यों का उल्लेख है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं सितार, तबले आदि का कहीं उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो इस बात से ये प्रमाणित नहीं होता है कि अब इसके आविष्कर्ता अमीर खुसरो रहे होंगे। उनको प्रचारक माना जा सकता है उसका, लेकिन आविष्कारक कहना ये संगत नहीं लगता। अब जहाँ तक त्रितंत्री वीणा का स्वर है कि हम देखते हैं कि नेमत खां, अर्थात जो सदारंग थे, उनके भाई खुसरो खां साहब जो श्रेष्ठ वीणा वादक और विद्वान थे, सितार वादक के आविष्कारक इन्हीं खुसरो खां साहब को मानते हैं, जिनके पुत्र फिरोज़ खां आदारंग श्रेष्ठ वीणाकार, ध्रुपदिया और वाद्यकार के रूप में माने जाते थे। देश के हम देखते हैं कि तंत्र कार्य के क्षेत्र को इस वंश की बहुत अनुपम देन रही है। खुसरो खां साहब के पौत्र उस्ताद मसीद खां, जो कि उनकी गतें और वादन शैली आज भी जो है सितार में प्रचलित है, तो वो इस बात को ये सिद्ध करती है कि ये कथन कि खुसरो खां साहब के सितार का आविष्कारक हैं, ये कुछ बात उससे तर्कसंगत लगती है। अब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं कि सितार का निर्माण त्रितंत्री वीणा के आधार पर माना गया है। और इस बात को जो है हम देखते हैं कि इस बात के लिए इसका ये जो है पंडित लालमणि मिश्रा जी आदि जो है विद्वान, उन्होंने भी इसको जो है इसकी उत्पत्ति भारतीय जो है त्रितंत्री वीणा से मानी है, जिसमें कि 2 तुम्बे होते थे और 3 तार होते थे, 3 तंत्रियाँ होती थी और ये त्रितंत्री आड़ी रखकर सामने की ओर बजाई जाती थी। इसमें 16 पर्दे होते थे। फिर माना जाता है कि खुसरो खां साहब ने इसी तंत्री में परिवर्तन करके एक नए साज का आविष्कार किया और उसका नाम सहतार रखा, यानी 3 तारों वाला वाद्य। खुसरो खां के बाद खुसरो के पौत्र और फिरोज़ खां आदि आदारंग के पुत्र मसीद खां साहब ने इसमें 3 तारों के साथ में 4 तार और जोड़े। फिर पर्दों की संख्या भी बढ़ाकर 23 करी।
फिर इसका नाम सितार का सतार या सितार इस वाद्य का नाम हुआ, और इसमें फिर बजाने के उन्होंने नियमों को भी निर्धारित किया। और इस समय इन्होंने देखा कि इसमें विलंबित लय को ही प्रधानता दी गई, और उनकी वादन शैली को ही जयपुर बाज या दिल्ली बाज के नाम से देखते हैं कि वो जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सितार वादन के क्षेत्र में मसीद खां, रहीम सेन तथा अमृत सेन इसकी त्रिमूर्ति को जो है माना जाता है कि इन्होंने सितार को स्वतंत्र वाद्य के रूप में स्थान दिलाया। गत तोड़े के साथ जोड़ का काम, मीण इत्यादि ये सब चीज़ें सितार में प्रारंभ करने का श्रेय इन लोकप्रिय इन कलाकारों को माना जाता है। और इसी तरह सितार के वर्तमान प्रसिद्ध वादक जो उस्ताद विलायत खां साहब हैं, उनके दादा और इनायत खां के पिता उस्ताद इमदाद खां साहब ने सुरबहार शैली पर एक नई सितार वादन की नई शैली का आविष्कार किया, और सितार में तरबें जोड़ने का कार्य किया। पर्दों की संख्या जो थी 23 के स्थान पर 19 कर दी, और सितार वादन में मीण, घसी, तोड़ा, झाला वादन इस प्रकार का आरंभ किया। इस शैली को इमदाद खानी बाज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि दाहिनी या बाएं दोनों हाथों का समान रूप से जो है प्रयोग देखने को मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग समय में सितार का जो है रूप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसके क्रमी विकास में श्रृंखला में हम देखते हैं कि जिस तरह ध्रुपद की गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा को ख्याल ने आत्मसात कर लिया, उसी तरह से हम देखते हैं कि वीणा के प्रभाव को धूमिल करके सितार ने उस लोकप्रियता को हासिल किया। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते सितार वादन के क्षेत्र में भिन्न भिन्न सितार वादकों की शैलियों की भिन्नता हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी, और इन्हीं कलाकारों के पुत्रों शिष्यों द्वारा गुरु की वादन शैली का अनुसरण करने से कालांतर में हम देखते हैं कि वादन में सितार वादन के अनेक घराने बन गए, और प्रत्येक घराने की वादन शैली की हमने देखा कि उसकी अपनी एक मौलिक विशेषताएं देखने को मिली। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सितार के हमको कालांतर में 4 घराने हमें प्रमुखताएं मिलते हैं। एक सेनिया घराना, दूसरा इटावा घराना, तीसरा मैहर घराना और चौथा इंदौर घराना। अब ऐतिहासिक दृष्टि से जहाँ तक सवाल है, हम ये देखते हैं कि सितार वादन का जो मूल रूप से एक ही प्रमुख घराना माना जाता है, जिसे कि हम देखते हैं कि सेनिया बाज के नाम से जाना जाता है। सेनिया बाज जो है, कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि उत्तर भारत में सितार के 2 ही बाज जो थे वो प्रमुख रूप से प्रचलित थे और हैं। इन्हें सेनिया बाज व पूर्वी बाज के नाम से जाना गया। बीन और रबाब का प्राधान्य हम देखते हैं कि तानसेन युग से ही बना रहा है, और गायन वादन के क्षेत्र में सेनियों की देन को भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। अब जहाँ तक कि सितार वादन में, जैसे मैंने पहले भी हमने उल्लेख किया कि इसमें अमृत सेन, सूरज सेन और मसीद खां साहब, इन तीनों की त्रिवेणी का जो है बहुत विकास रहा। इन्होंने जो है इसमें समय समय पर अपने वादन में विभिन्न नवीन तथ्यों का समावेश किया, और इस बाज को जो है एक उत्कृष्ट रूप प्रदान किया। प्रारंभ में हम देखते हैं कि मसीद खानी गत यानी जो विलंबित लय में बसती है, इसमें बढ़त गत के बोलों के आधार पर ही मिजराब के बोलों को बदल बदल कर की जाती थी। फिर रज़ा खानी गतों में रागांगी तोड़े ही बजाए जाते थे, परंतु आधुनिक काल में हम देखते हैं कि वादन शैली ख्याल गायकी से प्रभावित है। इसी के परिणाम स्वरूप वाद्यों पर, विशेष रूप से सितार पर भी तोड़ों के स्थान पर तानों ने का महत्व आ गया। जैसे सरोद पर एकांतर तोड़े ही बजाए जाते हैं, पर उस प्रकार जो है इसमें जो है तानों का भी प्रयोग किया जाने लगा। और 20वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि सितार के स्वरूप और वादन सामग्री का पूर्ण विकास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि उस्ताद विलायत खां साहब, इधर पंडित रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी आदि जो विद्वान हमारे उद्भट जो एक अविस्मरणीय जो कलाकार रहे, इन लोगों ने अपने सितार की समस्त क्षमताओं का प्रयोग करते हुए भिन्न भिन्न शैलियों का विकास किया, और जो कि सौंदर्य व रस परिपाक की दृष्टि से स्वयं में पूर्णतः परिपूर्ण है। और इन कलाकारों ने अपनी अपनी शैलियों के अनुरूप सितार में तारता, तीव्रता, टोन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। पंडित रविशंकर ने सितार में अति मंद्र सप्तक में लरज खरज के तार जोड़े, जिससे इसकी गूंज के साथ साथ गंभीर वादन के लिए अवकाश मिल गया। मंद्र सप्तक में वादन की नवीन क्षमता उत्पन्न होने से वीणा पर किए जाने वाले समस्त आलाप व जोड़ अंग को सितार पर प्रस्तुत किया जाने लगा। और
इसी तरह विलायत खां साहब ने अपनी शैली को पूर्णतः सितार पर ढालने के उद्देश्य से सितार में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए और ये परिवर्तन उन्होंने डांड व विशेषकर उनके पर्दों पर किए और एक भिन्न प्रकार की जवारी का प्रयोग उन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने सितार के तारों को 7 के स्थान पर 6 करके उन्हें विभिन्न प्रकार से मिलाने की, विशेषकर गंधार और पंचम इस तरह के मिलाने की व्यवस्था की और इस तरह से उनका उन्होंने जो परिवर्तन किए वो टोन से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अलग अलग तरीके से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि कलकत्ता में रास बिहारी एवेन्यू स्थित जो हीरेन रॉय एंड सन्स के मालिक हैं हीरेन बाबू, जो कि प्रतिष्ठित सितार मेकर हैं रहे, उन्होंने स्वयं अच्छे सितार वादक थे और स्वयं के लिए अच्छा सितार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सितार के लिए काम करना सीखा और उसके लिए उन्होंने उसमें सितार, पहले हम देखते थे कि पहले हल्के होते थे, उन्होंने हीरेन बाबू ने ही उसको पहले सितार को थोड़ा भारी बनाया जिससे 4 पर्दे तक की मीट जा सकती थी। बाद में उन्होंने 5 पर्दे वाली मीट का सितार बनाया। फिर मीट बनाने के लिए उन्होंने सितार को छोटा और उसके अनुपात में अन्य चीज़ों को भी छोटा करना पड़ा, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने उसमें अलग अलग तरीके से उसके माप में उसको इस तरह से परिवर्तन किया। जैसे पहले तुम्बा गोल नहीं होता था, तो उन्होंने हीरेन बाबू ने, कन्हैया जी एक थे, उन्होंने इस बात को सबसे पहले शुरू किया था कि गोल तुम्बा, तो इस बात को हीरेन बाबू ने अपना लिया। फिर पहले पर्दा थोड़ा चपटा होता था तो इसको गोलाकार रूप हीरेन बाबू ने दिया ताकि इसको बजाने में आसानी रहे। इस प्रकार मीड की सुविधा भी उसमें आ गई। इसी तरह पहले पर्दे लोहे या निकिल के बनते थे, लेकिन हीरेन बाबू ने उसमें सिल्वर के पर्दे बनाने शुरू किए और हीरेन बाबू ने ही तरफ के तारों की संख्या 7-9 से बढ़ाकर 11 कर दी, जो आजकल बढ़ते बढ़ते 13 हो गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हीरेन बाबू की जैसे सितार निर्माणों ने, उन्होंने कई कारीगरों ने सितार की नवीन रूप को बनाने में और बनाने में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया है। और इसी प्रकार दिल्ली के वाद्य निर्माता बिसनदास जी, जिनको रिखीराम, जिनकी सन्स के नाम से जिनकी दुकान है, उन्होंने भी 12 सींगे के सींग या हड्डी की जवारी के स्थान पर एबोनी वुड की ब्रिज का इस्तेमाल शुरू किया। तो इस प्रकार सितार की ध्वनि को एक विशेष प्रकार का उसमें तीखापन उसमें आने लगा। तो ये इस प्रकार की जो है, और ये जो है ये जवारी घिसती भी इसकी थोड़ी देर से है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल तक सितार वाद्य ने अनेक प्रकार की परिवर्तन रूप हमें सामने देखने को मिलते हैं और आज हमें सितार का वर्तमान रूप नज़र आता है। अब सितार के मुख्यतः बात जो है उसकी बजाई जाने वाली शैली में 2 प्रकार है। एक मसीद खानीगत, जिसे सेनिया घराने के उस्ताद मसीद खां साहब ने, जिसके प्रवर्तक माना गया जिन्हें, और इसमें जो होता है इसका भराव जो है मिज़राब युक्त छंदों से किया जाता है। इसके बोल जो है निश्चित होते हैं, दिरदा दिरदारा दादारा, दिरदा दिरदारा दादारा। इसके बाद आती है रज़ा खानीगत, यानी जो लय जो गत द्रुत लय में बसती है, इसे द्रुत गत भी कहा जाता है। इसका प्रचलन गुलराम रज़ा खां साहब द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया। इसको लखनऊ या पूर्वी बाज भी कहते हैं और इसके बोल दा दिर 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 दार दार दा दारा दारा दा इस प्रकार जो है ये माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें अलग इस तरह की शैली है और इसके जो विभिन्न प्रकार के जो वाद्य है सितार, इसके जो विभिन्न अंग हैं उसमें तुम्बा, तबली, डांट, गुलू, लगोट, घुड़च, जवारी, तार गहन, पर्दे, तरमें, खूटियाँ, मनका, ये जो है इसके प्रमुख जो हैं अंग हैं। और इसको जो बजाने के लिए एक लोहे की तार की जो अंगूठी नुमा एक होता है, उसको दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहन के सितार के तारों पर आघात किया जाता है, उसको मिज़राब कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सितार में वाद्य में जो है इसने प्राचीन काल से जो एक हम मानते हैं कि कोई तंत्री वीणा का परिष्कृत रूप है या सहतार का है, इसे धीरे 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 करके जो है सितार आज अपने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। थैंक यू।